हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास वीडियो हुआ था उसमें पुर्तगाली कंपनी का आगमन भारत में कैसे हुआ यह पढ़ा। मैंने आपको पुर्तगाली कंपनी के बारे में बताया था कि 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, उनका नाम था अब्दुल मनीद। वह पहुँचे केप ऑफ गुड ऑफ होप होते हुए पहुँच गए कालीकट, और कालीकट में उस समय जब एक कप कडाबू बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? कालीकट में कप कडाबू बंदरगाह था। और वहीं पर जो है वहाँ का शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। फिर ये वापस चले गए पुर्तगाल और वहाँ जाके जो मसाला बेचे, चाहे जो वस्त्र सामान लेकर गए थे, मसाला में मुख्यतः था, वह वहाँ यूरोप के बाज़ार में 60 गुना उनको ज़्यादा कीमत मिला। फिर जो है 1500 एडी में पेड्रो कैब्रल आए कालीकट, और फिर 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा फिर से पहुँचे कालीकट, और 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई, पुर्तगाली फैक्ट्री। और उस समय स्क्वाड्रन लीडर थे अल्बुकर्क। उस समय अल्बुकर्क स्क्वाड्रन लीडर थे। 1505 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की गई, और 1505 में ही कन्नूर में जो है दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना किया गया। और पुर्तगाली कंपनी को एस्टादो द इंडिया कहा जाता है। इसे पूरब के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था पुर्तगाल सरकार ने। और 1505 में पुर्तगाली और पहला जो गवर्नर बन के आए वो अल्मीडा आए। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा 1505 में आए, और 1505 से लेके 1509 तक इनका गवर्नर का समय था। और इनके समय में कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके समय में आया। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया, क्योंकि पुर्तगाल सरकार का कहना था कि अब जो बंदरगाह अब जो फोर्ट बनाइए, किला बनाइए, वह सुरक्षा को दृष्टिकोण में नहीं रख के बल्कि हिंद महासागर में व्यापार के दृष्टिकोण से आपको बनाना होगा। और यही कारण से ब्लू वाटर पॉलिसी आया। 1509 में अल्मीडा ने चौल का युद्ध किया और 3 शक्तियों को पराजित किया अल्मीडा ने। उसमें थे गुजरात के शासक, मिस्र के शासक और तुर्की के शासक। और चौल के विजय किया। और द्वीप पर जो गुजरात में आप देखिए, गुजरात से एक बंदरगाह है दमन द्वीप, वही द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब अरब सागर का ये मुख्य बंदरगाह था। और इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट व्यापार पर जो है द्वीप जो है एक हिंद महासागर के लिए एक बहुत ही अति उत्तम बंदरगाह था, उस पर अल्मीडा ने कब्जा कर लिया। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चला था, और अल्मीडा द्वीप के पर अधिकार करने से हिंद महासागर पर जो है पुर्तगालियों का पकड़ बढ़ गया। अल्मीडा ने कार्टेज पद्धति शुरू किया। कार्टेज पद्धति होता था यह कि आपको अगर अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर के किसी भाग में गैर पुर्तगाली कंपनी को व्यापार करना है नाव से, तो उसके लिए उसको कार्टेज देना पड़ेगा, पारगमन शुल्क देना पड़ेगा। और नहीं दीजिएगा तो आपको वो नाव या तो डुबा दिया जाएगा या उसका सीज कर लेगा पुर्तगाली कंपनी। और विशेषकर मसाला और अस्त्र शस्त्र का जो जहाज होता था उसको पारगमन शुल्क देना ही बहुत ही अनिवार्य था। एक बार कहा जाता है कि अकबर को भी, जो उसका सब परिवार जो मक्का जा रहा था हज करने के लिए, मुगल शासक अकबर, उसको भी कार्टेज पुर्तगालियों को देना पड़ा था। तो पुर्तगाली जो समुद्र में इतने पावरफुल हो गए थे। उसके बाद 1509 में पुर्तगाली गवर्नर आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए। वही अल्बुकर्क जो 1503 में पहली कोचीन की फैक्ट्री का स्थापना किए थे। उस समय वह स्क्वाड्रन लीडर थे, अब गवर्नर बनकर आए। पुर्तगाली राज का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। अल्बुकर्क ने ही सबसे पहले पुर्तगाली पुरुषों को कहा कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो।
उसके बाद अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीता। 1511 में जो बंगाल की खाड़ी में जो मलक्का, दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का एक बहुत प्रमुख मंडी है, उस पर कब्जा कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी में होर्मुज पर कब्जा कर लिया। इस 1510 में गोवा जीत लिया। अभी भी जो है पुर्तगाली साम्राज्य का जो केंद्र है वो कोचीन ही है। यह थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट गवर्नर आते हैं निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा निनो डी कुन्हा का समय है 1529 से 1538 तक। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का जो राजधानी है उसको बना दिया गोवा को। और ये 1961 तक गोवा जो है पुर्तगाली साम्राज्य की भारत में राजधानी रही है। जो निनो डी कुन्हा ने एक बार गोवा को राजधानी बनाया। पहले कहाँ से शासन होता था? पुर्तगाली का कोचीन से होता था। और निनो डी कुन्हा ने क्या किया? जो गवर्नर बनकर आए थे पुर्तगाली साम्राज्य का, उन्होंने गोवा बना दिया। इन्होंने क्या किया कि अभी जो भी व्यापार होता था वो अरब सागर के पश्चिम तट पर होता था भारत का। ये चले गए पूर्वी तट पर। सन थोमे मद्रास के पास है, उसको जीत लिया। हुगली को केंद्र बना लिया। हुगली जो है बादशाह अकबर ने ही शायद दिया था, शायद क्या बादशाह अकबर नहीं दिया था। और बंगाल में एक जगह है बंदेल, इसको भी जो है इसने बंदेल जो है शाहजहां पुर्तगालियों को दिया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हुगली जो है केंद्र बना और बंदेल केंद्र बना बंगाल में। बंगाल में उससे पहले सबसे निनो डी कुन्हा के समय 1534 में बंगाल का जो शासक था उसने जो है सतगांव और चटगांव पुर्तगाली को दिया था। सतगांव और चटगांव दिया था। लेकिन सतगांव का पतन हो गया और चटगांव जो था, कहा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का महान व्यापारिक पतन था, बंदरगाह था। अगर पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट पतन, महान पतन कौन था, तो वो चटगांव ही था। और निनो डी कुन्हा ने चटगांव को और सतगांव को केंद्र बनाया। लेकिन शीघ्र ही वह केंद्र हुगली बन गया। शीघ्र ही वह केंद्र क्या बन गया? हुगली बन गया। लेकिन हुगली में क्या हुआ कि 1600 पुर्तगाली क्या करते थे कि बंगाली खाड़ी में लूट मार करने की, समुद्री डकैती करते थे। उसका केंद्र बना दिए थे हुगली को। इसलिए शाहजहां काफ़ी इससे तंग आकर 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने भी चटगांव से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। तो ये सब पुर्तगाली का यहाँ से पलायन धीमे धीमे देख रहे हैं कि पुर्तगाली शक्ति अपने व्यवहार के कारण भारत से आउट होता जा रहा है। उसके बाद मार्टिन डिसूजा, निनो डी कुन्हा जो है गुजरात के गवर्नर, गुजरात के बादशाह बहादुर शाह से लड़ते हुए समुद्र में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। जहाज से गिर गए और जहाज जो था अरब सागर में था, तो पानी के जहाज से जब गिरे तो अरब सागर में वो डूबकर मर गए, निनो डी कुन्हा। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद मार्टिन डिसूजा आए, 1542 में आए थे। और इनके समय में फ्रांसिस्को जेवियर जो है पहला जेसुइट पादरी था, वो गोवा में आया था। और आज भी गोवा में उनका जो है आप कह सकते हैं कि कब्र है, लोग देखने जाते हैं, फ्रांसिस्को जेवियर। अब है कि पुर्तगालियों का देन क्या क्या है। एक बात और याद रखिएगा, पुर्तगाली ने पांडिचेरी को भी जीता था। पुर्तगाली ने पांडिचेरी को जीता था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। पांडिचेरी सबसे पहले पुर्तगाली के कब्जा में आया। उसके बाद चला गया ये डेनिश के कब्जा में। पुर्तगाली के बाद डेनिश के कब्जा में, डेनिश के बाद गया डच के कब्जा में। और डच से ले लिए फ्रांसीसी 1673 में। डच से फ्रांसीसी लिए 1673 में। और फ्रांसीसी से अंग्रेज ले लेते हैं 1793 में। और फिर 1814 में संधि होती है फ्रांस और अंग्रेज के बीच। और फिर ये पांडिचेरी फ्रांस को मिल जाता है, जहां वह 1954 तक पांडिचेरी पर कब्जा बना के रखते हैं। तो ये पांडिचेरी का थोड़ा सा हिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नागपट्टनम को ही जो है, नागपट्टनम जो पूर्वी तट पर बंदरगाह है, उसको जो है पुर्तगाली ने एशियाई व्यापार का केंद्र बनाया था। और मुख्यतः ये लोग मसाला का व्यापार करते थे। और पुलिकट को भी इन्होंने वस्त्र का और कोरोमंडल तट से वस्त्र के व्यापार पर ये नियंत्रण रखते थे। मसाला, वस्त्र का निर्यात, ये सब करते थे।
पुर्तगालियों का पतन का कारण बहुत सारा है। पहला कारण यह है कि ये समुद्री डकैती करते थे, जो बंगाल में हुगली को एक केंद्र बना दिए थे। उसके बाद ये जबरन धर्म परिवर्तन करते थे। उसके बाद जो काटेज इनकी पद्धति थी, उसके अनुसार है कि कोई भी गैर पुर्तगाली जहाज जाएगा हिंद महासागर में तो उसको पहले पारगमन टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं तो उस जहाज को या तो डुबा दिया जाएगा या उसका माल जो है सीज कर लिया जाएगा। तो ये सब व्यवहार के कारण पुर्तगाली और मुगल शासक भी जो है शाहजहाँ का देख ही रहे, 1632 में हुगली से भगा देते हैं, 1686 में औरंगजेब चटगांव से भगा देता है। तो ये चूँकि बंगाली खाड़ी में ऐसा कुछ गलत काम करते हैं, सबके कारण से शीघ्र ही क्या हुआ, भारतीय धर्म परिवर्तन करते शीघ्र ही भारतीयों के मन में जो है पुर्तगाली के प्रति एक घृणा का भाव आ गया। और यह घृणा का भाव इस कारण था कि ये जो है व्यापारी कम और धार्मिक उपद्रवी ज़्यादा है। धार्मिक उपद्रवी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये धार्मिक रूप से गैर ईसाइयों को प्रताड़ित करते थे, चाहे गैर पुर्तगाली को ही प्रताड़ित करते थे। तो यही है पुर्तगाली के पतन का कारण। लेकिन पुर्तगाली ने बहुत कुछ देन दिया। पुर्तगाली का सबसे और लास्ट कारण यह है पुर्तगाली के पतन का कि स्पेन ने पुर्तगाल को जीत लिया, तो कहीं ना कहीं पुर्तगाल का एक राज्य के रूप में समाप्ति हो गई। दूसरा बात है पुर्तगाल ने आखिर दिया क्या क्या, तो पुर्तगाल ने लाल मिर्च की खेती दिया, टमाटर दिया, आलू दिया और तंबाकू दिया। क्या क्या दिया पुर्तगालियों ने, तो लाल मिर्च की खेती, तंबाकू, आलू, टमाटर, मक्का, ये सब पुर्तगालियों ने ही दिया था। पहला प्रिंटिंग प्रेस लेकर आने वाले पुर्तगाली थे। 1553 में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे और 1564 में पहली पुस्तक छपी थी औषधि वनस्पति शास्त्र पर, पुर्तगालियों ने ही छापा था। जहाजरानी के क्षेत्र में पुर्तगालियों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया, तो उससे भारतीयों को परिचित कराया, उसको नॉलेज दिया, परिचित कराया। तो ये सब पुर्तगालियों का देन था। पुर्तगाली जो था स्थापत्य कला में गोथिक कला की शुरुआत किया था। गोथिक कला देखिएगा आज भी जो है नुकीला मेहराबदार होता है। नुकीला मेहराबदार जो है गोथिक कला का पहचान है। नुकीला मेहराबदार था इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं इसका यह था। तो ये सब पुर्तगालियों का देन हो गया। इस प्रकार पुर्तगाली जो है अब समाप्त हो गया। पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 AD में हुई थी। इसको 21 साल के लिए भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने का इसको लाइसेंस मिला था 21 ईयर्स के लिए। और ये एक प्रकार का संयुक्त उद्यम कंपनी थी ये। और कार्टेल व्यवस्था पर देखिए, पुर्तगाली का कार्टेज था, अलग चीज़ है, और इसका जो है कार्टेल सिस्टम है। कार्टेल का अर्थ है कि सहकारी कंपनी। कुछ लोगों ने मिलकर इसको खोला था, जिसका सरकार का सबसे बड़ा अंश था, लेकिन इसमें कुछ लोग का मतलब आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी था। डच जो है आपको 1596 में एक डच थे, व्यक्ति थे। डच का अर्थ हुआ हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। कैरोलोसिस हाउटमैन करके थे, वो आए थे 1596 में भारत, और सुमात्रा भी गए, फिर मलक्का भी गए, ये उन्होंने यात्रा किया था। उसके बाद 1605 में जो है डचों ने पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम की स्थापना की, और शीघ्र ही ये बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गए। 1610 में इन्होंने पुलिकट प्राप्त किया चंद्रगिरी के शासक से, और पुलिकट में ही अपना सिक्का जो है पगोडा स्वर्ण सिक्का ये ढालते थे। उसके बाद 1627 में ये चले आए पिपली, बंगाल की खाड़ी में पिपली एक जगह है, और वहाँ पर 1627 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खड़ी की डचों ने। फिर 1627 में वो वहाँ से चले जाते हैं पिपली से बालासोर, और फिर बालासोर से ये हुगली आते हैं, और हुगली में 1653 में हुगली में ही एक गांव है चिंसुरा, जहाँ पर वो 1653 AD में चिंसुरा को अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, और गुस्तावासु फोर्ट का किला का निर्माण करते हैं 1653 में। उसके बाद 1636 में ये पटना में अपना फैक्ट्री खोलते हैं, लेकिन बहुत से किताबों में मिलता है कि नहीं, 1638 में पटना में ये अपना डच जो है फैक्ट्री खोले हैं। पटना कॉलेज जो है वो पहले डच फैक्ट्री था, और 1638 में ही 1636 इसको मानिएगा, लेकिन ओम प्रकाश एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि नहीं 1638 में खुला था, लेकिन यह मान्य नहीं। 1636 ही पटना में पहली डच फैक्ट्री खुली थी, और 1636 में ही वो बंद हो गई। पटना कॉलेज जो है डच पहले फैक्ट्री ही थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। 1663 में हुआ कि डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी कोचिन,
उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। दो इम्पोर्टेंट, चिंसूरा इनका इम्पोर्टेंट केंद्र था, गुस्तावासु फोर्ट, इसको याद रखिएगा। और 1653 में इनको जो है पुर्तगालियों का जो मेन पहली फैक्ट्री थी कोचीन, उस पर भी डचों ने कब्जा कर लिया और वहाँ पर फोर्ट विलियम नाम का किला बसाया। डचों ने काशी बाजार फैक्ट्री, पटना, अहमदाबाद, सूरत, भरौच, ये सब केंद्रों पर बहुत तेज़ी से विकास किया और बहुत सारी फैक्ट्री भारत में खोला। आगरा में खोला, अहमदाबाद में खोला, तो ये सब बहुत सारा उन्होंने डचों ने अपनी फैक्ट्री खोली। डचों का भारत में जो मुख्य इंटरेस्ट था वो मसाला व्यापार में, मसाला व्यापार में नहीं था, वस्त्र व्यापार में था। और डचों ने भारत के कोरोमंडल तट को चुना। डचों ने भारत में कोरोमंडल तट पर बहुत सारी फैक्ट्री बसाया और मसाला व्यापार में उनका इंटरेस्ट नहीं था। भारतीय वस्त्र में, चाहे सूती वस्त्र में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, वस्त्रों में भी सूती वस्त्र, चाहे भारतीय वस्त्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्यात का वस्तु बनाने वाले अगर कोई थे तो वो डची थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, डची ने इसको बनाया था। और इनका एक सिस्टम था, चूँकि ये सहकारिता पर आधारित कंपनी थी डच कंपनी, तो कार्टेल भी सिस्टम था। कार्टेल में ये था कि सहकारिता पर आधारित थी, इसमें लाभांश, इसमें शेयर धारक जो थे उनको लाभांश मिलता था। और कहा जाता है कि जो भी विदेशी फैक्ट्री आई, यूरोपीय कंपनी आई, उसे सबसे ज़्यादा लाभांश देने वाले कोई थे तो डच ही थे। पुर्तगाली ने भी अपने साझेदारों को इतना लाभांश नहीं दिया, ना अंग्रेज़ दिया या फ्रांसीसी दिए। सबसे ज़्यादा अगर लाभांश देने वाले अपने साझेदारों को थे तो वह था डच ही। 18% लाभांश दिए थे। वाणिज्य के इतिहास में, 200 सालों के वाणिज्य के इतिहास में इतना ज़्यादा लाभांश देने वाला और कोई नहीं था। जो सबसे ज़्यादा दिए थे डच ही दिए थे। लेकिन डचों का पतन का कारण हो गया कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा जो है बंगाल में है और वहीं पर लॉर्ड क्लाइव ने इसको पराजित कर दिया डचों को, और इस तरीके से डचों का भारत में भाग्य सितारा डूब गया। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खुली गई थी और बिबलीपट्टनम भी थे, डचों के केंद्र थे, सद्रास भी केंद्र था डचों का। और डचों का भाग्य सितारा भारत से सदा के लिए टूट गया। डच अंग्रेज से इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि अंग्रेज के पास सबसे उस समय का सबसे नौसैनिक शक्ति था। तो इस कारण से जो है डच अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर सके और 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और लॉर्ड क्लाइव से डच पराजित हो गए और सदा के लिए भारत से ये चले गए। डचों का जो मुख्य केंद्र है, पहला केंद्र है 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1627 में पिपली, 1653 में हुगली चिंसूरा, 1663 में कोचीन, पटना 1636 में कुछ इतिहासकार मानते हैं 1638 में, ओम प्रकाश जैसे इतिहासकार, लेकिन परीक्षा में पूछा तो जाए तो 1636 ही मानिएगा। आगरा, सूरत, अहमदाबाद, उधर जो है आपका भरौच, ये सब जो है डचों के मुख्य केंद्र थे। यही है आपका डचों के बारे में इतिहास। और अब जो है हम लोग अंग्रेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। वीडियो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसी के अंतर्गत पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर मेरे वीडियो को अपनी तैयारी का एकमात्र स्रोत बना के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।